हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के एमसीक्यू सेट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी एकदम सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी कि आंसर क्या है? डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? जो ध्वनि तरंग होती है ना, कौन सी? जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह सच है या मिथक कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे होते हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं? बताइए, ये मिथक है या हाँ ये सच है लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊंचे दिखाई देते हैं? हाँ ये सच है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये ऊंचे दिखाई देते हैं। या डी, हाँ प्रकाश के परिकिरण के कारण ऊंचे दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि प्रकाश का जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कारण तारे हमें उनकी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का, जैसे तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे हमें रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने को लेकर किसे प्राथमिकता दी जा सकती है? बताइए। संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा को या लोकसभा को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों को। यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? ये अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति में महाभियोग लगता क्यों है? केवल एक कारण से लगता है, जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन करने पर। ठीक है ना, उल्लंघन करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी क्या है? बताइए। जीएसटी राज्य कर है, केंद्रीय कर, उत्पाद शुल्क, या ए और बी दोनों है? बताइए। जीएसटी है ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही होता है ना हिंदी में बोले तो। इसका होगा वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है? लैंगिक असमानता, ठीक है, बताइए किस में सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानता? उड़ीसा में, यूपी में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? तो सबको पता होगा सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानता 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में ही है। कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 879 महिलाएं हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम लैंगिक असमानता कहाँ पे है? सबसे कम लैंगिक असमानता कहाँ पे? बताइए। लैंगिक असमानता ये आपकी केरल में, क्योंकि इस पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1000
84 महिलाएं मिलती हैं वहाँ पर। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए कौन थी? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, सरोजिनी नायडू। किसी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी कि किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इनको और दूसरे नाम से क्या बुलाते थे? इनको बोलते थे भारत कोकिला। भारत कोकिला, या इंग्लिश में बोलते थे उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको बोलते थे। ठीक है, इंग्लिश में ना। अच्छा, सुचित्रा कृपलानी कौन थी? ये किसी भी राज्य की भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। ये तो राज्यपाल थी, ठीक है, और ये मुख्यमंत्री थी, है ना, मुख्यमंत्री। ये भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, ये सुचित्रा कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हरियाणा के अम्बाला में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुगलकाबाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। ये किया गया था ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है। अच्छा, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित किया था तुगलकाबाद। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। वंश का संस्थापक कौन था? ये भी आपका गियासुद्दीन तुगलक ही था। ठीक है। कब स्थापना की? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये गियासुद्दीन तुगलक, इसका जो रियल नेम था क्या था? गाजी मलिक था। इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। ये गियासुद्दीन की उपाधि लेकर के गद्दे पर बैठा था। ठीक है, अपना नाम उसने फिर गियासुद्दीन तुगलक कर लिया था गाजी मलिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैनिज्म नाम का अर्थ जीना शब्द से आता है, जिसका अर्थ है, बताइए सर क्या अर्थ है? जैन लोग होते हैं, इसका अर्थ है ऑप्शन डी आध्यात्मिक विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? बताइए। लॉर्ड मैकाले, कॉर्नवालिस, अम्बेडकर या सरदार पटेल को? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा, ठीक है, भूरी हवा यानी ब्राउन एयर के निर्माण से संबंधित है? ब्राउन एयर के निर्माण से संबंधित है आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आतिशबाजी में हरा रंग या हरी ज्वाला किस कारण उत्पन्न होती है? बताइए। आतिशबाजी जो करते हैं हम, पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो उसमें हरी जो लाइट निकलती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है? बताइए। आतिशबाजी के अंदर होता है बेरियम, ठीक है, उसके कारण हरी लाइट निकलती है। अच्छा, लाल जो लाइट निकलती है आतिशबाजी से, लाल ज्वाला या लाल कलर, वो किसकी वजह से निकलता है? ये निकलता है स्ट्रोंशियम की वजह से। स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम की वजह से लाल ज्वाला निकलती है, और हरी ज्वाला बेरियम की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को
निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिह्नित किया गया था? बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको याद कराया था हरियाणा जीके के सेट नंबर 3 में, ठीक है। उसमें मैंने इसका आंसर धातु युग दिया था, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा की ऑफिशियल की थी उसके अनुसार ये आंसर नहीं था। आंसर आपका क्या होगा? कृषि युग, ठीक है। तो आप मैंने उसमें कमेंट पिन कर दिया उसी के अंदर, हरियाणा जी के सेट नंबर 3 का पहले क्वेश्चन था ये, उसमें भी कर दिया, यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। आंसर है इसका कृषि युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटेंस वोल्टेज V और इलेक्ट्रिक चार्ज Q के बीच सही संबंध क्या है? बताइए। आपका इसका सही संबंध है ऑप्शन ए, यानी कि C इक्वल टू क्यू वी, यानी कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, ये इसका राइट एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। रो यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधकता, ठीक है, रोधकता, ठीक। L से लंबाई है और A से एरिया है, ठीक है। A से आपका एरिया है, क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, तो उसने पूछा है इसका प्रतिरोध क्या होगा अगर हम तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया के जो क्षेत्रफल है, यानी क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को दुगुना कर दे तो क्या होगा? तो कर लेते, चलो करके देखते हैं एक बार। R इक्वल टू रो है इसका, इसको भी 2 कर देते हैं, लेंथ को भी, एरिया को भी 2 कर देते हैं, तो क्या होगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा ना, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बताइए। पानी की अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस का क्या कारण है? बताइए। इसका कारण है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और मैग्नीशियम भी होता है यहाँ पे, वो भी चलता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अस्थायी कठोरता का कारण। अच्छा, स्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है जल की? ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड, ये पानी में घुले रहते हैं, क्लोराइड नाइट्रेट वगैरह। उससे क्या होता है? पानी में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, ठीक है, यानी कि स्थायी कठोरता आ जाती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट उसमें घुले रहते हैं, और बाइकार्बोनेट घुले रहेंगे तो खाली अस्थायी, यानी उबालने से दूर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब परमानेंट आ जाती है तब उसको दूसरी विधि से प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर पठन क्या होगा? यानी कि आपको फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो होता है आपका C/5, ठीक है, F-32 अपॉन में 9, ये फॉर्मूला होता है। इसमें रख कर निकाल लेंगे सेल्सियस को, ठीक है। F क्या है इसमें? F है हमारा, ये तो C/5 हो गया। F है 200 दिया हुआ है ना, 200 में से 32 से ये कितना हो जाएगा फिर?
200 में से 32 गए, 10 में से 2 गए 8, अब बड़ा 9 3 अच्छे हैं 168, ठीक है, अपॉन में 9 है, ठीक है। तो डिवाइड कर देखते हैं कितना चले जाएगा, 9 एक 9, ठीक, और क्या बचा 16, यानी कि 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72 पॉइंट लग जाएगा इधर, और 9 54, यानी 18.6 के आसपास आंसर आएगा, है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सी आ जाएगा। सी क्या आएगा आपका, फिर देखते हैं क्या आएगा, लगभग 5 यानी कि 93.0 के आसपास आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा प्रवाहित होता है, यानी कि वहां से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। ये निकलती है आपकी ऑप्शन ए दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का अभिशाप भी बोला जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का इसको अभिशाप भी बोला जाता है ना, अभिशाप, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है ना, किसको, गोदावरी नदी को भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी को, ठीक है ना। इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, बूढ़ी गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों को ऐंठन होती है, यानी क्रैम्प्स आते हैं उनको जब वो खेलते हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण है जो कोशिकीय श्वसन के दौरान जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेटिक एसिड, उसको लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, उसका रूपांतरण होता है, इस कारण उनको ऐंठन महसूस होती है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन बने थे, बताइए। ये बने थे आपके ऑप्शन ए राइट है, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश की जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे, ठीक है। जब दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ग्रैंड या वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको, इनको, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, सबसे पहले इन्होंने उसको निकालने की कोशिश की थी ना, सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश की थी या निकाली थी ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, बताइए। घाघरा है, गोमती, मानस या यमुना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मानस। मानस जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और कौन कौन सी सहायक नदी है इनकी, मानस है, ए है, दिबांग है, दिबांग, लोहित है, ठीक है, संकोश है, बहुत सारी नदियाँ, ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है, और है तीस्ता, तीस्ता नदी भी है, तीस्ता,
धनसिरी, सुबनसिरी, बहुत सारी है, ठीक है। धनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। और भारत में कहाँ से एंटर करती है ये? अरुणाचल प्रदेश से। किस यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के पास से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो नामचा बरवा पर्वत है ना, नामचा बरवा, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील जो है वहाँ से, मानसरोवर झील से, ठीक है ना। और भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, नामचा बरवा पर्वत के पास से। नाम ले लेता हूँ उसको, नामचा बरवा पर्वत के पास एंट्री करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बाकी जो नदी थी आपकी घाघरा और गोमती, यमुना, ये गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उससे डैश दर्पण कहा जाता है। बताइए क्या दर्पण कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है? बताइए। इसको बोला जाता है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण आपका आंसर है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। इसकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि परावर्तक सतह है, ये वाली अंदर की तरफ मुड़ी होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है। किरणें इधर आके पड़ती है इस पर, ठीक है। बाहर की तरफ इस पर पॉलिश होती है, ठीक है। ये अवतल हो गया। और उत्तल क्या होता है? उत्तल दर्पण किस तरह का होता है? ये होता है इसकी जो परावर्तक सतह है ऊपर की तरफ उठी हुई होती है ऐसे, ठीक है। अंदर की तरफ इसमें पॉलिश होती है, तो यहाँ से किरण आएगी इस तरफ, किरणें इधर पड़ती है। इसकी उठी हुई होती है उत्तल की, अवतल की धसी हुई होती है, ठीक है। ये अवतल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु शब्द ग्रीक शब्द डैश से लिया गया है? बताइए किस शब्द से लिया गया है? ऑटोमॉस, एटमॉस्फियर, ऑटोनोमस या एटॉमिक? तो ये लिया गया है एटोमॉस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंग्लिश में लिखा है एटोमॉस लिखा था उसमें, ठीक है। इससे लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन डैश की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ये होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की अभिव्यक्ति किस एक्सप्रेशन से की गई है? बताइए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके जो एक्सप्रेशन है नीचे में ए बी सी में से कौन सा है? बताइए। सी डी में से। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो ई क्या है? ये इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स या विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स जो कोइल्स पे चढ़े होते हैं, ठीक है। और ये डी फाई क्या है? ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके अंदर चेंज होने की दर है ये डी फाई अपॉन डी टी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? ये है आपका ऑप्शन डी, हुबली में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सिकंदराबाद, ये कौन सा मुख्यालय है यहाँ पर? ये है आपका दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण मध्य। और चेन्नई, ये तो सबको पता होगा, दक्षिण रेलवे ही है ये तो ना, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है, ठीक। और मुंबई में दो आते हैं, एक तो केंद्रीय रेलवे, जैसे या केंद्रीय रेलवे बोलते हैं इसको, केंद्रीय रेलवे या मध्य रेलवे, केंद्रीय बोलो या मध्य, ठीक है।
और दूसरा होता है ये इसका मुंबई का, एक है इसका पश्चिमी रेलवे भी है इसमें, इसी में ना पश्चिमी रेलवे, ठीक है, ये भी मुंबई में आता है, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसके दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ये मुख्य सिद्धांतों का पालन किया गया था? तो ये किया गया था आपका फ्रांसीसी क्रांति के समय, जो कि 1789 को हुई थी, ठीक है। ये शब्द, तीन शब्द याद रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन आपके। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण से सीधा अनुपातिक होता है, बिल्कुल सही है ये कथन। कोरियोलिस बल वायु दाब प्रवणता बल के समानांतर कार्य करता है, ये गलत है, ये लंबवत कार्य करता है। जो कोरियोलिस बल होता है, वायु दाब प्रवणता बल होता है, उसके लंबवत कार्य करता है, समांतर नहीं, ये करता है लंबवत, ठीक है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। लेकिन ये भी पढ़ लीजिए एक बार, भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल होता है शून्य होता है और ध्रुवों पर ये अधिकतम होता है, ठीक है। अच्छा, ये कोरियोलिस बल होता है क्या है? कोरियोलिस बल क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ कैसे घूमती है? इस तरफ घूमती है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। तो जो कोरियोलिस बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर जब घूमती है तो कोरियोलिस बल लगता है पृथ्वी पर, ठीक है, दोनों ध्रुवों पर, एक तो इसके उत्तरी गोलार्ध में और इसके दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। जिसके कारण जो चक्रवात वगैरह आते हैं, नदियों का बहना, सब कोरियोलिस बल के कारण होता है। चक्रवात, महासागरीय धारा या नदियों का बहना, सब ये जो होता है कोरियोलिस बल के कारण ही होता है, ठीक है, महासागरीय धारा, ठीक है, का बहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका निम्नलिखित में कौन सी है? बताइए। अच्छा, जो ये आपकी इरेथ्रोसाइट है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है रक्त के अंदर। इरेथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं हम? लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं, ठीक। ये ब्लड के अंदर ये 45% के आसपास होती है, कितनी? 45%, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होती है। और जो थ्रोम्बोसाइट होती है, ये क्या होती है? जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, ब्लड की प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट की होती है, ल्यूकोसाइट होती है आपकी वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है, WBC। और न्यूट्रोफिल्स, ये भी WBC का एक भाग है। सबसे ज़्यादा मतलब WBC के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो न्यूट्रोफिल्स का ही होता है ना, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ब्लड के अंदर जो संरचना होती है उसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 45% होती हैं, और जो बाकी की WBC है, प्लेटलेट है, ये वाली थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं, ये सब 1% से भी कम होती है, ठीक है। ये दोनों जो होती है ना, प्लेटलेट और ये 1% से भी कम होती है, लेस देन 1%, 1% है ना, 1% से भी कम होती है किसके अंदर? रक्त के अंदर, ठीक है। और बाकी का जो इसमें 55% होता है वो ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, इसका क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, आंखों के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है। यह स्थिति डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? यह स्थिति कहलाती है जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया। ये इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। लिख देते हैं सीधा सीधा प्रेसबायोपिया, हिंदी में ये लिखते हैं लेकिन होता है इंग्लिश में ही, ठीक है। ऐसे लिख देते प्रेस बायोपिया, आपको पता ही ना हो तो फिर क्या होता, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, आंखों की समायोजन शक्ति कम हो जाती है, ठीक है ना, यानी फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है आंखों में। तो इसको सही कैसे किया जाता है, ये बाईफोकल लेंस का यूज करके, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस जो होता है ना, बाईफोकल लेंस, उसका प्रयोग करके जरा दृष्टि दोष को सही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर का नहीं दिखाई देता, उल्टा उल्टा होगा। देखो, निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर का कम दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष में निकट का सही नहीं दिखाई देता, उल्टा उल्टा होता, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, मतलब चश्मे में, उसको सही करने के लिए ये लगाया जाता है कॉनकेव या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको सही करने में। अगर दूरदृष्टि दोष होता है जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का, ठीक है। और जो ये दृष्टि वैश्य में होता है एस्टिग्मेटिज्म, इसको अबिंदुकता भी बोलते हैं, अबिंदुकता, ठीक है। इसमें विजन जो होती है ब्लर हो जाती है, यानी धुंधला धुंधला दिखाई देता सब कुछ, है ना, धुंधला दिखाई देता है। तो इसको सही किया जाता है, इसको सही किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से। किससे? सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंडर टाइप के लेंस जो होते हैं ना, गोल गोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए। यह माना जाता है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है? बताइए, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है हरियाणा? देश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आता है आपका ऑप्शन बी, पार गांगेय मैदानी क्षेत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांस गैंगेटिक, ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? बताइए, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन यानी कि बडिंग जो होती है ना, BUDDING, बडिंग के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, ये एक अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है ना, यानी कि इसमें प्रजनन करने के लिए कोई अलग से जो प्रजनन अंग नहीं होते, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, जो एक होता है अमीबा में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? इसमें होता है ये विखंडन के द्वारा होता है, लेकिन इसको पूरा नाम है द्विआधारी विखंडन, या इसको बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। और मुकुलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बडिंग, BUDDING, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है?
देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिस माध्यम या जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना होगा अधिक, वह प्रकाश की किरणों को उतना ही अधिक मोड़ पाएगा अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, जैसे ये प्रकाश की कोई किरण है इसके अंदर जाएगी प्रिज्म के, ये उतना अधिक मुड़ जाएगी जितना अधिक इस जो वस्तु का अपवर्तनांक होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस वस्तु का है, हीरे का, ऑप्शन है हीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, सबसे कम होगा इसमें वायु का। ठीक है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री यानी कि प्रेस में 5 एम्पियर विद्युत है, तो 30 सेकेंड में विकसित उष्मा होगी, यानी कि हीट पूछा है कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपको प्रतिरोध दिया है 20 ओम का, करंट है आपका 5 एम्पियर, टाइम है आपका 30 सेकेंड। बताइए, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होगा उसमें एच, उसमें आपको डिनोट कर रहा है हीट को, एच बराबर ये होगा वी आई इंटू टी। ठीक है, वी क्या है, वोल्टेज, आई करंट है, और टी आपका टाइम है। ठीक है, अच्छा वी क्या होता है, इधर वी निकाल लेंगे इधर से। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई कितना दिया हुआ 5, ठीक है, और आर यानी कि प्रतिरोध 20 दिया हुआ है। ठीक है, कितना हो गया ये 100 वोल्ट हो गया ना, वी वोल्टेज जो है ना, एक फॉर्मूला होता है ना ओम का, जो नियम होता है ये होता है ना वी इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम से लिया गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे 100 वोल्ट निकल गया इधर। ठीक, आई इसमें वही 5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम आपको 30 दिया हुआ है, 30 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 15 15 1 2 3 0। ठीक है, जूल, 15,000 जूल के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लिख लेंगे 1 पॉइंट, इसको 4 संख्या लेफ्ट में ले आएंगे, 1 2 3 4, इधर 1.5 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 4 कर लेंगे। जूल इसका मात्रक होता है किसका, ऊष्मा का या एनर्जी का, हीट का। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो जो शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं उनकी गति बढ़ाने का काम करते हैं उत्प्रेरक। क्या करते हैं, गति बढ़ाने का काम करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, किसमें, जो शरीर में होने वाली क्रियाओं की, शरीर में होने वाली क्रियाओं की गति को ये बढ़ाते हैं एकदम से। ठीक है ना, अच्छा उत्प्रेरक की शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है एंजाइम, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि बायो कैटलिस्ट होते हैं, इंग्लिश में बोले तो बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, और बायो माने जैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, बताइए। ये किया गया है आपका, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जब मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक समिति थी, उसको क्या बोलते थे, सवर्ण सिंह समिति।
ठीक है। सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया ना, समिति, ठीक है, ये से संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। जब संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य कुल संविधान में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, 11 हैं। कितने हैं, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। इसमें जो ये था ये आपको प्रतिरोधकता था, ठीक है ना, पीछे लिखा था मैंने अभी, प्रतिरोधकता, ठीक है, और ये क्या था, ये प्रतिरोध था, ठीक है। ठीक है, तो उसने एसआई मात्रक पूछा प्रतिरोधकता का, ठीक है, ये होता है आपका ओम मीटर, ठीक है। कैसे, देखिए इसका आर का क्या हुआ, मात्रक क्या होता है, ओम, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं ना, इस तरह से कुछ, ठीक है। और ये क्या लंबाई थी, लंबाई का क्या होता है, मीटर, और एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल जो है ये नो, ये रो तो ऐसे ही रह जाएगा इधर से, ठीक है। लंबाई का क्या होगा, मीटर, एसआई यूनिट, और एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर से इधर से मीटर का रहता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू ओम मीटर, तो क्या आ जाएगा, ये आपको ओम मीटर आ गया, रो का एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक ऐसे पूछ लेता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है एक चालकता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टेंस, चालकता, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। और उल्टा पूछे तो क्या करना है आपको, इसका मतलब चालकता का एसआई मात्रक पूछे तो इसका उसको बट्टे में लिख देना है, यानी 1/ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है, ठीक, इसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। प्रकाश हमारी आँख में कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करते हैं, किसके माध्यम से, कॉर्निया, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आइरिस क्या काम होता है आँखों में, ये जो आँखों को कलर प्रदान करता है, किसको, आँखों, जैसे वो सब किसी का आँखों की पुतली का रंग काला होता है, किसी का भूरा टाइप का होता है, नहीं, ऐसे आँखों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। और पुतलियों के आकार को नियंत्रित करता है, कौन, आइरिस, ठीक है। और जो रेटिना क्या होता है, रेटिना मतलब प्रतिबिंब बनते हैं ना, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ना। रेटिना में 2 खास तरह के फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, यानी कि प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं। एक तो उसमें होती है छड़ सेल, यानी कि छड़ कोशिका होती है, ठीक है, रेटिना के अंदर। दूसरी होती है आपकी कोन सेल, यानी कि शंकु कोशिका ना, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका का काम होता है ये रंग देखने में सहायता करती है, किसको, रंग देखने में और तेज प्रकाश में देखने में सहायता करती है, कौन, शंकु कोशिका। और छड़ कोशिका हमें रात में और कम रोशनी में देखने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, फाउल कोलेरा। ये कोलेरा का मतलब हैजा होता है, पता होगा, डैश के द्वारा होता है। ये फाउल कोलेरा यानी कि मुर्गियों की जो हैजे की बात कर रहा है, ठीक है। मनुष्य में जो होता है वो तो विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, मनुष्य में होने वाला जो हैज होता है, मनुष्यों में होने वाला हैजा तो किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण। लेकिन ये जो मुर्गियों के अंदर पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41,
प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, बताइए। ये प्राचीन ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो आधुनिक ओलंपिक गेम है वो कब शुरू हुए थे? आधुनिक ओलंपिक ये शुरू हुए थे सन 1896 ईस्वी में, ठीक है, एथेंस देश से, ठीक है। लेकिन ये तो प्राचीन की बात कर रहा था, ये हुए थे कहाँ, कब शुरू हुए थे? 776 ईस्वी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। यानी कि ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक, गैस की कोई मात्रा है उसको दाब और तापमान आपस में एक साथ परिवर्तित, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि नियत आयतन पर, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये नियम है आपका गे-लुसाक नियम, ठीक है। कौन सा नियम? गे-लुसाक नियम। चार्ल्स का क्या नियम है, बताइए। चार्ल्स का क्या नियम है? ये कहता है कि जब दाब नियत हो, कब दाब यानी कि प्रेशर नियत हो, जब दाब नियत हो तब क्या होगा? तब कह रहा है कि जो वॉल्यूम होगी किसकी, गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। कब? नियत दाब पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर। ये चार्ल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में क्या है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर नियत है इधर। देखो ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ना तो उसको अगले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर नियत टेम्परेचर पर क्या होता है, जिसका वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है, गैस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 श्याम सतसई किसकी रचना है? तो ये है तुलसीराम शर्मा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 OF2 में ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पूछिए। तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए हमें ऑक्सीजन की पूछिए तो हमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं जैसे OF2 लिखा है, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर में लिख देंगे और ऑक्सीजन की मान लेंगे जिसके हमें निकालनी है X, और प्लस में F की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, F की ऑक्सीडेशन यानी कि स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है -1। किसका? F यानी कि फ्लोरीन का F, ठीक है। इसको रख देंगे इधर। ये टू से इसके 2 एटम है फ्लोरीन के, ठीक है। कितना हो जाएगा? -1 × 2 = में 0, ठीक है। निकाल लेंगे इसको, क्या हो जाएगा? x + 2 x - 2 = 0 हो जाएगा और x = 2 हो जाएगा, यानी कि +2 इसका आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि OF2 के अंदर ऑक्सीजन का जो उपचयन अवस्था है या ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 1523 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, बताइए किसे हराया था? ये हराया था हसन खां मेवाती को, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मैन जो जिसके विरुद्ध ये युद्ध हुआ था 1527 का खानवा युद्ध, वो कौन था? ये था राणा सांगा। राणा सांगा की तरफ से ये लड़ा था साथ में इसके,
कौन? हसन खां मेवाती इसके साथ था ना, वरना युद्ध जो हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा का हुआ था, ठीक है, मैनली, ठीक है, इसे खानवा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथ जिसको बोलते हैं, तमिल साहित्य को संगम ग्रंथ भी बोलते हैं, के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भूमि मालिकों को क्या कहा जाता था? तमिल साहित्य के अनुसार उनको बोला जाता है, ऑप्शन ए वेल्लर, वेल्लार या वेल्लर, ठीक है। उजावर किनको बोला जाता था? हल चलाने वालों को, हल चलाने वालों को क्या बोला जाता था? उजावर। और आदिमाई किसको बोला जाता था? ये जो दास होते थे यानी कि गुलाम होते थे या भूमिहीन मजदूर होते थे, उनको भूमिहीन मजदूरों को क्या बोला जाता था? आदिमाई बोला जाता था, ठीक है ना, मजदूरों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है 1993 को। पूरा जो डेट है इसकी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मानव फेफड़ों के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है? ये होता है ऑप्शन डी एल्वियोली में, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है आपस में ऐसे, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? एल्वियोली नामक संरचना होती है फेफड़ों में, वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं? बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एक कूलाम बनाते हैं, ठीक है, बताइए। ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं। अच्छा, इसको आपको निकालना हो तब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? ये होता है, सब पता होगा आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब इसमें एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है ये पूछे तो वापस आ जाएगा ऐसे, ए यानी कि एक कूलाम कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन डैश के बने होते हैं? किसके बने होते हैं? ऑप्शन बी एमिनो एसिड के। चलिए आपकी वीडियो खत्म हो गई है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।